मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपसे एक उम्मीद और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया है तो अब कर दीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो राइट साइड कॉर्नर नीचे की साइड पे एक आइकन आ रहा है, आप उसे प्रेस कीजिए। आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कि नए वीडियोस आपके नोटिफिकेशन इनबॉक्स में ब्लिंक कर जाए। ठीक है, आज की वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। जैसा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम कर रहे हैं 1930 को, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। सबसे पहले अनपेड सेलर क्या होता है, कौन से सेक्शन ने इसको कवर किया है, ये सारी बातों की जानकारी हमें उसके राइट्स से भी पहले होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से सेक्शन ने इसको कवर किया है। सेक्शन 45 ऑफ 1930 एक्ट, इसने अनपेड सेलर को डिफाइन किया है। वो क्या कहता है, अ सेलर ऑफ गुड इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आधा हिस्सा है इस डेफिनेशन का। ये कहता है हर वो व्यक्ति अनपेड सेलर माना गया है जिसके पास उसकी बेची हुई चीज की पूरी रकम अभी तक लौट कर नहीं आई है एज अ पेमेंट। साथ में अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड as a conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of the dishonor of the instrument or otherwise। देखो, अगर हमने कोई चीज किसी को बेची और किसी ने हमें उसका चेक दे दिया तो हम ये मानते हैं कि चेक आते ही ये मान लेंगे कि हमारे पास पेमेंट आ गया है। अब चेक कब लगाना है और कैसे हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में आएगा वो एक हमारा मैटर है, लेकिन उसने तो चेक दे दिया ना। अब मान लीजिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो जब चेक लगाया जाता है तो या तो डिसऑनर होने की वजह से या किसी कारण की वजह से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनकैश नहीं हो पा रहा है, तो भी हम ये मानेंगे कि ऐसा व्यक्ति फिर अनपेड सेलर की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो आया लेकिन उसको एनकैश अब नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डिसऑनर और अदरवाइज किसी दूसरे रीजन की वजह से। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि अगर ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कोई चीज बेची और उसके अगेंस्ट में उसने चेक दे दिया तो क्या वो अनपेड सेलर है जो ए है? नहीं, ए अनपेड सेलर नहीं माना जाएगा, पेड सेलर माना जाएगा। हाँ, उस कंडीशन में अगर उसका जो वो चेक है या जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसने जो भी कुछ दिया है वो अगर डिसऑनर हो जाए या बैंक में किसी कारण से, कोई टेक्निकल एरर की वजह से या स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, जो भी कुछ हो सकता है, अगर बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि मिस्टर ए इज अनपेड सेलर। तो ये डेफिनेशन इसको पूरी तरह से डिफाइन कर रही है। अगर कैश की बात होती है तो पूरी पेमेंट जब तक ना आ जाए वो सेलर अनपेड सेलर माना जाएगा, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात आती है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब तक कि कैश में कन्वर्ट ना हो जाए या ट्रांसफर ना हो जाए उसका कैश, तब तक वो अनपेड सेलर माना जाएगा, वरना चेक आते ही वो पेड सेलर हो जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती हैं किसी भी अनपेड सेलर के लिए। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम सेलर किसको कहेंगे, तब हमें पता चलेगा अनपेड सेलर किसको कहेंगे। तो ये कहता है द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर। हर वो व्यक्ति जो किसी चीज को बेचने की हैसियत रखता है, और बेचने की हैसियत कौन रखता होगा, जिसके पास उसका ओनरशिप होगा। विदाउट हैविंग द ओनरशिप राइट्स यू कैन नॉट सेल द थिंग्स। तो ये कहता है कि हर एक वो व्यक्ति जिसके पास बेचने का अधिकार होता है वो व्यक्ति सेलर माना गया है। एंड सेलर शैल बी कॉल्ड एन अनपेड सेलर इवन व्हेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्राइस रिमेन्स टू बी अनपेड। अगर 1000 रुपए का पेमेंट आना था और अगर वादा 1000 का ही किया गया था, उसमें से 900 रुपए या 980 रुपए तक का भी पेमेंट आ गया है और अभी ये माना जा रहा है कि 20 रुपए मैं छोड़ रहा नहीं हूँ, 20 रुपए बाकी है, तो ये 20 रुपए के लिए भी वो व्यक्ति अनपेड माना जाएगा। वो एक अलग बात है कि वो मान ले कि ठीक है 980 रुपए आ गए, मान लिया मैंने कि 1000 रुपए आ गया, तब वो व्यक्ति अनपेड सेलर नहीं माना जाएगा। जहां उन दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट कर दी है और बायर ने ये मान लिया है कि 980 का पेमेंट 1000 रुपए का पेमेंट मान लिया गया है, तब वो अनपेड सेलर नहीं माना जाएगा मिस्टर ए। लेकिन अगर उसने कहा है नहीं अभी 20 रुपए बाकी है, तो वो 20 रुपए के लिए भी, इवन 1 रुपए के लिए भी वो अनपेड सेलर माना जाएगा, चाहे लिटिल पोर्शन ऑफ द अमाउंट हो तो भी वो माना जाएगा। दूसरी बात ये कहता है इट इज फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस एंड नॉट द अदर एक्सपेंसेस दैट अ सेलर इज टर्म्ड एज एन अनपेड सेलर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए किसी चीज को बेचा गया है और बेचने के बाद उसका कीमत बनती है 1000 रुपए, और 1000 रुपए के ऊपर कुछ खर्चा पानी किया गया है, जैसे उस चीज को आपके घर तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जिसमें उसने 100 या 200 रुपए लिए हैं। तो अब आपने 1000 रुपए तो दे दिया है, लेकिन वो 100-200 रुपए जो उसका गाड़ी का भाड़ा है वो अभी आपने नहीं दिया है। तो क्योंकि गाड़ी भाड़ा उसका पेमेंट में नहीं है, उस चीज के पेमेंट में नहीं है, जब तक कि वो ये माना ना जाए कि आपको कुल मिला के मैं 1200 रुपए में चीज बेचता हूँ, अगर ये नहीं माना गया तो ये मानेंगे 1000 रुपए का पेमेंट करते ही वो व्यक्ति
पेड सेलर हो गया है बजाय कि अनपेड सेलर, यानी कि केवल प्राइस गुड्स की शामिल होती है, कोई और दूसरे डैमेजेस या एक्सपेंसेस उसमें शामिल नहीं होते हैं। एक और बात है, वेयर द फुल प्राइस हैज बीन टेंडर्ड बाय द बायर एंड द सेलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, द सेलर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर। मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गेहूं बेचा और उसका पेमेंट मिस्टर बी ने ए को कर दिया, लेकिन अब मिस्टर ए मना करते हैं उस पेमेंट को लेने के लिए। हो सकता है जो राजीनामा हुआ हो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो और मान लीजिए 5,000 का पेमेंट करना था और वो 4,500 पे मान लेता है कि ये चीज डील जो है पक्की हो रही है और वो 4,500 रुपये जब दे रहा है तो वो जो सेलर है उसने कह दिया नहीं साहब मैं तो लूंगा 5,000 ही लूंगा, नहीं तो मैं 4,500 भी नहीं लूंगा। अगर 4,500 रुपए को वो डिनाई करता है तो ऐसी कंडीशन में द सेलर वुड नॉट बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर बायर कोई चीज का पेमेंट कर रहा है और सेलर मना करता है उस पेमेंट को रिसीव करने से तो ऐसा सेलर अनपेड सेलर नहीं माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। आगे की बात करते हैं, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। मान लीजिए कोई चीज उधार पर बेची गई है कि 15 दिन बाद इसका पेमेंट देंगे, तो ये कहता है द सेलर कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर अनलेस इफ during the credit period seller becomes insolvent or on the expiry of the credit period if the price remains unpaid, then only the seller will become an unpaid seller। ये दो कंडीशन है, बहुत अच्छी चीज है, आपको ध्यान देनी चाहिए। मान लीजिए कोई चीज अब उधार पर दी गई है और 15 दिन का उसका टाइम पीरियड दिया गया था कि 15 दिन के बाद में इसका पेमेंट दूंगा, 15वें दिन दे दूंगा, ये मान लेते हैं। तो एक से 14 दिन तक में आप उसको अनपेड सेलर नहीं कहोगे क्योंकि अभी तक टेंडर्ड है ये प्राइस, अभी तक ये नहीं माना गया था कि 14 दिन के अंदर अंदर उसे देना था, वो 14 दिन के बाद और 15 दिन से पहले पहले में दे देगा, ठीक बात है। दूसरी चीज, मान लेते हैं कि जब वो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है और उसमें जो सेलर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। आपको मालूम होगा अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है तो सेलर को कभी भी उसका पेमेंट नहीं मिल सकता, उसके ऑफिशियल रिसीवर को ही उसका पेमेंट जाएगा। तो सेलर अगर ये नहीं कह सकता कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या हुआ, पर पेमेंट तो मुझे ही आना चाहिए था और अगर नहीं आया तो मैं तो अनपेड सेलर हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये कहता है इफ ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड इफ द प्राइस रिमेन्स अनपेड देन ओनली द सेलर विल बिकम एन अनपेड सेलर, तभी वो केवल अनपेड सेलर माना जाएगा, ठीक बात है। अब हम बात करते हैं, ये तो सारी बात हमने कर ली कि कौन है और कब कब सेलर को अनपेड सेलर माना गया और कब कब सेलर को अनपेड सेलर नहीं माना गया, वो सारी कंडीशंस मैंने आपको क्लियरली समझा दी है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है हमारे टॉपिक में है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ये फुल लेंथ आंसर भी बनता है और शॉर्ट नोट आंसर भी बनते हैं इसके, तो आपको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे राइट्स है इसमें और अलग अलग तरह के राइट्स है। तो बात करेंगे कि अनपेड सेलर के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। आप याद रखिए दो तरह के राइट है, मेनली इसको हमने क्लासिफिकेशन किया है तो ये दो तरह के राइट है। एक तो है अगेंस्ट गुड्स, जो चीज उसने बेची है उस गुड्स के खिलाफ उसके पास राइट है, और एक उस पर्सन के खिलाफ जो बायर है उसके खिलाफ पर्सनल राइट्स है। तो एक तो व्यक्ति के खिलाफ राइट है और एक वस्तु के खिलाफ राइट है, ठीक बात है। अब पहले हम बात करते हैं वस्तु के खिलाफ की राइट की, यानी राइट्स अगेंस्ट गुड्स। तो हम ये कहता है दो तरह के राइट्स होंगे इसमें, हो सकता है उस गुड्स पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया हो और एक हो सकती है बात कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई हो, यानी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई हो। तो हम बात कर रहे हैं अगर राइट्स अगेंस्ट गुड्स हो तो वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द buyer or the where the property in goods has not passed to the buyer, ठीक है, ये चीज आ गई। अब बात करते हैं पहले इसकी कि मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है बायर के पास, तब उसके पास तीन राइट है, थोड़ा सा गहराई तक है, थोड़ा सा फैला हुआ है, मगर उलझने की कतई जरूरत नहीं है अगर आप पूरी चीज ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मैंने इसीलिए डायग्राम को आपको सामने लगा दिया है और मैं उसको साथ में लेकर के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कि आपका कंफ्यूजन ना अराइज हो। तो अब बात करते हैं, जब मैंने शुरू किया कि गुड्स के अगेंस्ट में कौन से राइट्स हैं, उसमें उसने कहा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है, हम बात कर रहे हैं हुई है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो उसके पास तीन तरह के राइट है, एक है राइट ऑफ लीन, एक है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एक है राइट ऑफ रीसेल, ठीक बात है। तो अब बात करते हैं राइट ऑफ लीन क्या है। ध्यान देना, मैं राइट ऑफ लीन आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने सेक्शन लिखे हैं सबके नीचे में। तो जो सेक्शन 47 से 49 तक का है वो राइट ऑफ लीन का है, 50 से 52 के राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का है, और जो 54 सेक्शन है वो रीसेल का है,
ठीक है, आगे की बात करते हैं। जब राइट ऑफ लीन होता है तो वो क्या होता है? जो 47 से 49 तक का सेक्शन है वो राइट ऑफ लीन को कवर करता है। और राइट ऑफ लीन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। द राइट ऑफ लीन मीन्स द राइट ऑफ रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल द फुल प्राइस इज रिसीव्ड। जब तक कि किसी चीज का पेमेंट पूरा ना आ जाए, उस चीज को अपने पास रखने का, रिटेन करने का जो अधिकार होता है उसको बोलते हैं राइट ऑफ लीन। ठीक है, तो ये कहता है कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब राइट ऑफ लीन का वो यूज कर सकता है सेलर। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहता है वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू क्रेडिट। बिना किसी शर्त के क्रेडिट पर जब चीजों को उधार बेचा गया हो तब वो उस चीज को रोक सकता है, अपने पास रख सकता है अगर पेमेंट ना आए तो। मान लीजिए आपको कोई चीज बेची है और क्रेडिट पर बेची है, तो अगर उसके पोजीशन में है अभी तो वो उसको लीन कर सकता है, रोक सकता है। दूसरी चीज है वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। उधार पर तो बेची है लेकिन उधार पर बेचने के बाद जो टाइम पीरियड दिया गया था वो खत्म हो गया है, तो वो अपने राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरी बात कहता है कि अगर वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर बायर दिवालिया हो जाए तब भी वो राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल कर सकता है। यानी क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसका पेमेंट तो आ नहीं सकता है, तो वो अपनी चीज को अपने पास में रोक लेता है। ठीक है, रिटेन करने का राइट है उसके पास, तो वो ऐसे राइट का इस्तेमाल कर लेता है। ये तीनों बातें 47 से 49 तक के सेक्शन में कवर कर दी गई है। अब बात करते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, यानी रास्ते में कोई चीज को रोक ले। जैसे अपने गोदाम से तो चीज रवाना हो गई है लेकिन अभी उसके पोजीशन तक नहीं पहुंची है, तो रास्ते में है ना जो माल, उसको उसके अगेंस्ट में, उस माल के अगेंस्ट में क्या राइट है उसके पास, अनपेड सेलर के पास। तो ऐसी बात 50 से 52 के सेक्शन में कवर की गई है। वो कहता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट। जब वो रास्ते में है उनको वहीं पर रोक देना, टू रीगेन पोजीशन, और फिर उस पर पोजीशन अपना वापस से प्राप्त कर लेना, एंड टू रिटेन देम टिल द फुल प्राइस इज पेड। और जब तक कि उसका प्राइस पूरा ना मिल जाए तब तक उसको अपने पास रख लेना। इसको कुछ ऐसा समझ लो, मान लीजिए एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से कोई ऑर्डर मंगवाया और ट्रक भर के माल जा रहा है। मान लीजिए राजस्थान से पंजाब जा रहा है माल, और रास्ते में है माल। ठीक है, अब जब रास्ते में माल है और ऐसे माल, मान लीजिए कि उस सामने वाली पार्टी से कोई डिस्प्यूट हो जाता है या ऐसा कोई डाउट होने लग जाता है कि इसका पेमेंट आना मुश्किल है या कुछ गड़बड़ की आशंका लगती है, तो माल तो अपने घर से तो रवाना हो गया है, घर से मतलब गोदाम से तो रवाना हो गया है, लेकिन अभी उसके पोजीशन में नहीं आया है, तो वो अपने ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को तुरंत फोन करेगा कि गाड़ी को वहीं रोक दो। और गाड़ी को रोक दिया यानी एक तरीके से या तो वो एक बार रोक देगा, होल्ड पे डलवा देगा, और या फिर वो कह देगा गाड़ी को वापस अपने स्टेट में ले आओ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। उसने रोक लिया है, उसके वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया है। तो ऐसे में वो ये कहता है कंडीशन कौन कौन सी ऐसी होती होंगी जब वो रास्ते में माल को रोक ले। सबसे पहली बात है सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे राइट का वो केवल उसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकता है जब वो माल रास्ते में हो, उस बायर के पोजीशन में ना पहुंचे। अगर बायर के पोजीशन में पहुंच गया तो उसके पोजीशन में से आप माल नहीं निकाल सकते, केवल पेमेंट के लिए क्लेम कर सकते हो, पर माल आपके हाथ में से निकल चुका, अब पर्सन के खिलाफ वाला राइट यूज होगा, गुड्स के खिलाफ वाला राइट नहीं यूज हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रास्ते में माल होना चाहिए पहली चीज, और गुड्स मस्ट नॉट बी इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। ठीक है, चाहे पोजीशन में नहीं हो लेकिन उसके उस पोजीशन के पार्ट में तो है ही ना। आगे की बात कहता है कि द गुड्स मस्ट बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, चाहे खुद के पोजीशन में नहीं है लेकिन वो रास्ते में तो है ना, और रास्ते में उसको अपने राइट का इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी की चीज के बाद कहता है बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। केवल उसी स्थिति में इस राइट का इस्तेमाल होगा जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो, ऐसी जानकारी उसको मिल जाए, क्योंकि तभी होगा ना कि पेमेंट आना डाउटफुल हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो अब ये जो राइट है, जो राइट ऑफ स्टॉपेज, वो 50 से 52 के सेक्शन में कवर किया गया है। अब तीसरी बात करते हैं कि जब राइट ऑफ रीसेल है, उस माल को वो वापस बेचने का अधिकार रखता है। देखिए अभी आप ध्यान दे रहे होंगे, हम केवल माल के अगेंस्ट के राइट की बात कर रहे हैं, और वो भी उस राइट की बात कर रहे हैं जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है पर पेमेंट अभी आया नहीं है और अपने पास से चीज का पोजीशन अभी गया नहीं है। ठीक है, तो अभी कहता है राइट ऑफ रीसेल में ये कहता है ये सेक्शन 54 कवर कर रहा है, और कहता है एन अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो उसमें कहता है वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल नेचर का मतलब है जो खराब हो सकती है, जैसे दूध, दही, सब्जी, फल वगैरह होता है। मान लीजिए ट्रक भर के फल जा रहा है और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो
हो गया है और माल आने की गुंजाइश, माल के पेमेंट की गुंजाइश खत्म होने लग गई है, तो वो उस माल को रखे थोड़ी रखेगा, अब माल को तो बेचेगा ही ना, कि ताकि कि जो भी मिले प्राइस उसी को अपन वसूल कर लें ताकि कॉस्ट तो निकले। तो ये कहता है वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, तो वो रीसेल करने का राइट रखता है। पेरिशेबल का मतलब होता है जो चीज खराब हो सकती है, और अनपेरिशेबल का मतलब जो खराब नहीं होती है। दूसरी बात कहता है वेयर द सेलर एक्सप्रेसिवली रिजर्व्स द राइट ऑफ रीसेल इफ द बायर कमिट्स और डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट। ये कहता है ऐसे में सेलर अपने रीसेल के राइट को इस्तेमाल कर सकता है अगर बायर क्लियरली ये कह दे कि वो उसका पेमेंट नहीं चुका पाएगा। तीसरी बात कहता है वेयर द अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट गिव्स अ नोटिस टू द बायर अबाउट हिज इंटेंशन टू रीसेल एंड बायर डज नॉट पे और टेंडर विद अ रीजनेबल टाइम। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि रीसेल का राइट वो तब इस्तेमाल भी कर सकता है जब उसने अपने राइट ऑफ लीन का भी इस्तेमाल कर लिया और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का भी इस्तेमाल कर लिया और इस चीज का नोटिस भी दिलवा दिया है, उसके इंटेंशन भी क्लियर कर दिया है कि देखिए अब अगर आप, मैंने माल रास्ते में रोक रखा है अभी तक, तो अब भी अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो फिर मैं इस माल को बेच दूंगा। अब आपके ऊपर मतलब मेरे को आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने खरीदना था, आपने बेच कैसे दिया, भाई मेरे को तो खरीदना था। एक रीजनेबल टाइम तक मैं सामान को रोकूंगा, रास्ते में हो चाहे मेरे पास में हो, लेकिन उसके बाद में मेरा माल समझ के मैं उसे बेच दूंगा। तो राइट ऑफ रीसेल का इस्तेमाल वो तब करता है जब वो ये दोनों चीजों को, इसका इंटेंशन उस बायर को दे देता है और बायर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने का वो क्लियर इंटेंशन दे देता है कि वो मतलब कोई रवैया ही नहीं बता रहा है कि मैं इसको खरीदूंगा या रोक लो, नहीं 2 दिन और रोको, मैं अभी खरीदूंगा, मैं मेरा पेमेंट दे दूंगा। तो इस तरह की बात अगर होती है तो ऐसे में सेलर के पास राइट है कि वो रीसेल कर दे। एक बात याद रखिएगा, सेलर को रीसेल का जो राइट होता है वो बहुत सोच समझ के करता है, क्योंकि ऐसे में बायर का फिर नहीं तो जो पार्टी है वो मजबूत हो जाती है अगर वो रीसेल का इस्तेमाल कर ले। तो रीसेल का इस्तेमाल करने से पहले उसे राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का इस्तेमाल करके और उसको ये बता देना होता है कि देखो मैंने यहाँ तक तो रोक लिया, अब मैं रीसेल कर दूंगा, अब टाइम पीरियड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये यहाँ पे आ जाते हैं हम, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी तो हमने 3 बातों को किया। अब यहाँ कहते हैं मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो फिर कौन से उसके पास राइट आएगा, तो उसके पास फिर से 3 राइट आते हैं। एक आता है विद होल्डिंग डिलीवरी, यानी डिलीवरी को होल्ड पे डाल दे। एक आता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी रस्ते में माल को रोक ले, या फिर रीसेल कर दे, यानी उसे बेच दे। अब ये कहता है ये तीनों राइट जो उसने वैसे इस्तेमाल कर लेगा, यानी वो डिलीवरी को रोक देगा और उसको रास्ते में रोक लेगा या फिर उसे रीसेल कर देगा। ये हमने वो तब बात की है जब उस पर ट्रांसफर नहीं हुआ था प्रॉपर्टी, यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी। अब बात करते हैं, ये जब हमने बात कर ली ये तो थे गुड्स के खिलाफ राइट्स। अब बात करते हैं एक पर्सन के खिलाफ राइट, यानी पर्सन के यानी बायर के खिलाफ जो उसके पर्सनल राइट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। देखिए 4 तरह के राइट्स हो सकते हैं उसके पास। एक, वो कर सकता है सूट उसके खिलाफ में प्राइस के लिए, प्राइस के लिए वो सूट फाइल कर सकता है कि भैया मेरे को पेमेंट नहीं मिला, इसके लिए मैं उसके मुकदमा दायर कर रहा हूँ। एक हो सकता है सूट फॉर डैमेजेस, मुझे जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करनी है मेरे को, है ना। अब एक हो सकता है रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को टूटा है उसके लिए भी वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। और एक, जो पैसा उसका ब्लॉक हुआ उसका इंटरेस्ट, वो टाइम, उस सब का इंटरेस्ट भी वो वसूल कर सकता है। तो इसके लिए सेक्शन दे रखे हैं। जो प्राइस के लिए सूट करता है वो सेक्शन 55 कवर करता है, डैमेजेस के लिए 56 कवर करता है और रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 60 सेक्शन कवर करता है और 61 इंटरेस्ट के लिए कवर करता है। अब आगे की बात करते हैं कि अगर वो ब्रीच कर दे, ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ ही दे तो क्या होगा। तो देखो ऐसे में जब तोड़ देता है तो वो उसके पास फाइल करने का, सूट फाइल करने का राइट आ जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें बताई हैं और अगर आप ध्यान देंगे तो 45 से लेकर के 61 तक के जो सेक्शन है 1930 एक्ट के, वो सारे कवर करते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के। तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा और आपको ये चीजें बिल्कुल ईजी हो गई होंगी, वरना बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो रेगुलरली। थैंक यू।